हेलो फ्रेंड, कुलदीप सर के नाम से यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वीडियो की अगली कड़ी में एक नया वीडियो हम आपके सामने लेके आए हैं जो कि ऑन्कोलॉजी से रिलेटेड है और नाम है लंग्स कैंसर, है ना। तो ऑन्कोलॉजी से रिलेशन रखता है और वीडियो जो लेक्चर रहता है वो रहेगा किस पे, लंग्स कैंसर पे रहेगा। आ, वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक कर दीजिएगा, चैनल को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो है जो वीडियो जो है अपलोड हो तो उससे पहले आपको जो है उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो हर नोटिफिकेशन की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मैक्सिमम लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। अब हम बात करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं लंग्स कैंसर के बारे में। तो लंग कैंसर जो है, लंग कैंसर को ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा के नाम से भी प्रोनाउंस किया जाता है। तो ऑल्सो नोन एज ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा की जो लंग्स कैंसर है, लंग्स कैंसर को ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा के नाम से प्रोनाउंस किया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो आपको अगर पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन कैंसर कौन है, अगर आपको पूछा जाए मोस्ट कॉमन कैंसर इन मेल, मोस्ट कॉमन कैंसर इन मेल, तो आपने बता देना है कौन है। लंग्स कैंसर इज मोस्ट कॉमन कैंसर इन मेल, है ना। होता क्या है लंग्स कैंसर? तो लंग्स कैंसर इट इज ए benign and malignant growth of lungs tissue। होता क्या है लंग्स कैंसर? तो लंग कैंसर इज बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ग्रोथ ऑफ लंग टिश्यू। लंग्स टिश्यू का बिनाइन और मैलिग्नेंट ग्रोथ जो है वो क्या कहलाता है? लंग्स कैंसर कहलाता है। मोस्ट कॉमन कैंसर है मेल के अंदर और ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा के नाम से भी प्रोनाउंस किया जाता है। बात करें इंसिडेंस, कौन किस किस को जो है ये प्रभावित करता है, इंसिडेंस की बात करें, इंसिडेंस तो इंसिडेंस क्या रहता है इसका? तो ये क्या करता है मोस्टली किसको, जो एल्डर एज ग्रुप है 50 to 75 ईयर एज ग्रुप जो है उसको क्या है ये अफेक्ट करता है ना। अफेक्ट मोस्टली 50 to 75 ईयर ऑफ एज ग्रुप, 50 से 75 साल वाला जो एज ग्रुप है उसको ये क्या करता है, अफेक्ट करता है। और अगर आप बात करें तो मेल इन इंडिया और यूएसए के अंदर जो वुमेन है ना, उनके अंदर डेथ का बहुत बड़ा कारण रहता है। लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन मेल इन इंडिया एंड फीमेल इन यूएसए में फीमेल के अंदर और इंडिया में मेल के अंदर डेथ का सबसे बड़ा कारण कौन है? लंग कैंसर है और होने का कारण है स्मोकिंग। कौन है? होने का कारण कौन होता है? स्मोकिंग सबसे बड़ा कारण है ना, किसका? लंग्स कैंसर का। अब बात करते हैं कि कारण क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या कारण रहते हैं। इटियोलॉजी, कारण क्या है? तो कारण रहता है सिगरेट स्मोकिंग सबसे बड़ा कारण है ना। कारण कारण और कारण की बात करें तो कारण यानी कि मैं बोल सकता हूँ स्मोकिंग, और स्मोकिंग जो रहता है वो 85% कॉज रहता है। 85% को जो कौन है, स्मोकिंग है। और स्मोकिंग में जो पैसिव स्मोकर होते हैं उनके अंदर भी देखने को मिल सकता है स्मोकिंग या पैसिव स्मोकिंग, दोनों के दोनों पैसिव स्मोकिंग में ज़्यादा बड़ा रोल रहता है ना। तो अगर आपको पूछे कि मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर या मोस्ट कॉमन कॉज, मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर या मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लंग्स कैंसर, तो आप बोलेंगे स्मोकिंग। और कितना परसेंट? 85% कहाँ रहता है। इसके अलावा आपका एयर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन
पॉल्यूटेड एयर है ना। इसके अलावा एक्सपोजर टू एस्बेस्टोस, एक्सपोजर टू एस्बेस्टोस, एस्बेस्टोस के साथ में एक्सपोजर और का है ना। एस्बेस्टोस क्या, जो कोल माइंस वगैरह होती है उनसे जो आपका जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको, है ना। इसके अलावा और क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसके अलावा आपका हेरिडिटरी है, हेरिडिटरी इज कॉमन कॉज ऑफ लंग्स कैंसर। हेरिडिटरी बोलूँ या जेनेटिक्स, अगर फैमिली हिस्ट्री है तो हो सकता है कि उसके अंदर भी फर्दर हो सकता है। इसके अलावा को केमिकल एजेंट इनहेल किया हो, केमिकल एजेंट इनहेलेशन, अगर हम क्या कर रहे हैं केमिकल एजेंट को इनहेल कर रहे हैं तो उस कंडीशन में चांस रहता है कि क्या हो सकता है, लंग्स कैंसर हो सकता है कि नहीं। तो ये सारे के सारे क्या रहते हैं, कारण रहते हैं कि इन लोगों के अंदर क्या है आपको देखने को मिल सकता है कि क्या हो जाए, लंग्स कैंसर देखने को मिल सकता है। लंग्स कैंसर के कारण रहते हैं, है ना। तो कारण के कौन कौन से हैं, तो सबसे बड़ा कारण है स्मोकिंग। इसके अलावा आपका एयर पॉल्यूशन, एक्सपोजर टू एस्बेस्टोस, हेरिडिटरी या जेनेटिक्स, या केमिकल एजेंट, या इनहेलेशन ऑफ केमिकल एजेंट इनहेलेशन। इसके साथ साथ इसके रिस्क फैक्टर है, और रिस्क फैक्टर क्या है, तो रिस्क फैक्टर क्या है, तो रिस्क फैक्टर है जिसमें क्या हो रखा है, पल्मोनरी डिजीज है। रिस्क ज़्यादा किस में है, तो अगर किसी में क्या है पल्मोनरी डिजीज है, कोई पेशेंट जिसमें क्या है पल्मोनरी डिजीज है, और पल्मोनरी डिजीज का एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं तो किसी पेशेंट जिसको क्या हो रखा है, टीबी हो रखा है ना। इसके अलावा पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो रखा है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस और क्या है किसी को, फाइब्रोसिस यानी कि हार्डनेस हो रखी है ना, फाइब्रोटिक ग्रोथ हो रखी है। इसके अलावा और क्या, इसके अलावा पेशेंट कोई सीओपीडी का पेशेंट है, सीओपीडी इज क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। तो क्या है, पर्सन जो है रिस्क ज़्यादा किस में है, हमने कारण तो देखा, कारण हमने कहा स्मोकिंग सबसे बड़ा कारण था। इसके अलावा एस्बेस्टोस है, जेनेटिक्स है ना, केमिकल एजेंट इनहेलेशन है। पर उसके साथ जो है हमने कहा कि रिस्क फैक्टर रहते हैं, और रिस्क फैक्टर क्या रहेंगे, तो पल्मोनरी डिजीज है जिसको जैसे टीबी और का है, टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, या किसी में पल्मोनरी फाइब्रोसिस और का है, या सीओपीडी की प्रॉब्लम है, तो उन पेशेंट्स के अंदर क्या है रिस्क ज़्यादा रहती है नॉर्मल पर्सन से। अब बात आती है कि टाइप कौन कौन से होते हैं, लंग कैंसर कितने टाइप्स का होता है, टाइप ऑफ लंग कैंसर। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ लंग्स कैंसर, लंग कैंसर के कौन कौन से टाइप रहते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और टाइप ऑफ लंग कैंसर क्या है, तो टाइप ऑफ लंग कैंसर में दो टाइप्स के लंग कैंसर हम पढ़ेंगे, और वो दो टाइप के लंग कैंसर कौन कौन से हैं, तो एक होता है नॉन स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा, एक तो है नॉन स्मॉल सेल लंग्स कार्सिनोमा, और सेकंड वन इज स्मॉल सेल लंग्स कार्सिनोमा। तो एक है नॉन स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा, और दूसरा है स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा। लंग कैंसर के दो टाइप रहते हैं, स्मॉल सेल कार्सिनोमा एंड नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा। अब बात आती है कि नॉन स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा क्या है, जिसको हम फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट्स के अंदर, फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। किसको, नॉन स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा को, किसको, नॉन स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा को, और नॉन स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा का तीन पार्ट कौन से, तो एक हम बनाएंगे इसका एडिनोकार्सिनोमा, एक हम बोलेंगे कि क्या होता है एडिनोकार्सिनोमा, एक होता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, और थर्ड वन इज लार्ज सेल कार्सिनोमा। और तीसरा कौन रहता है, तो तीसरा रहता है लार्ज सेल कार्सिनोमा।
तो 3 टाइप का नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर रहता है। कौन कौन सा? एडिनोकार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा एंड लार्ज सेल कार्सिनोमा। टोटल लंग कैंसर के अगर 100 पेशेंट देखें तो उसमें से 80% केसेस किसके साथ रहते हैं? नॉन स्मॉल सेल, और 20% केसेस किसके साथ देखने को मिलते हैं? स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा के साथ देखने को मिलते हैं। एक एक वर्ड आ रहा है बार बार, कार्सिनोमा। एक वर्ड हमें बार बार बीच में आ रहा है, कार्सिनोमा। तो ये कार्सिनोमा क्या होता है? एक होता है कार्सिनोमा और एक होता है सार्कोमा। दो वर्ड होते हैं हमारे पास, एक होता है कार्सिनोमा और एक होता है सार्कोमा। अगर क्या हो रही है, जो आपके कनेक्टिव टिश्यू है उनकी अगर मैलिग्नेंट ग्रोथ हो, मैलिग्नेंट ग्रोथ ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, अगर कनेक्टिव टिश्यू की मैलिग्नेंट ग्रोथ हो तो हम उसको बोल देते हैं सार्कोमा। और अगर एपिथेलियल टिश्यू की मैलिग्नेंट ग्रोथ हो, मैलिग्नेंट ग्रोथ ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, तो आप क्या बोलेंगे? तो आप बोल देंगे उसको क्या हो गया है? कार्सिनोमा। तो कार्सिनोमा और सार्कोमा में फ़र्क क्या है? तो अगर एपिथेलियल टिश्यू का क्या हो रखा है? ओवर ग्रोथ हो रहा है, मैलिग्नेंट ग्रोथ हो रहा है, तो हम बोल देंगे क्या है? कार्सिनोमा। एंड कनेक्टिव टिश्यू का अगर ग्रोथ होता है तो हम बोल देंगे सार्कोमा। क्या बोल देंगे? सार्कोमा। और अब बात करते हैं वन बाय वन। और क्या? तो सबसे पहले तो फर्स्ट हम बात करते हैं, और फर्स्ट नंबर पे हमारा कौन है? तो वो है एडिनो कार्सिनोमा। एडिनोकार्सिनोमा क्या होता है? एडिनोकार्सिनोमा, तो एडिनोकार्सिनोमा अगर आपको कोई बोले कि मोस्ट कॉमन टाइप का लंग कैंसर कौन होता है, तो सबसे ज़्यादा जो देखा जाता है वो कौन है? एडिनोकार्सिनोमा। हमने दो तरीके के लंग कैंसर की बात कर रहे थे। हमने कहा नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर और एक था स्मॉल सेल लंग्स कैंसर। तो नॉन स्मॉल सेल जो है वो सबसे ज़्यादा था, और इसमें जो है 3 टाइप थे, और उसमें एडिनोकार्सिनोमा जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आप बताएंगे कि मोस्ट कॉमन तो क्या रहता है? तो मोस्ट कॉमन टाइप का लंग कैंसर रहता है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लंग्स कैंसर, या मैं बोलूँ कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर। और कितने परसेंट? तो 40 to 50% केसेस में देखने को मिलता है। कितना देखने को मिलता है? 40 to 50% केसेस के अंदर जो है वो कैसा कार्सिनोमा होता है? एडिनो कार्सिनोमा देखने को मिलता है। क्या होता है इसके अंदर? तो इसमें क्या होता है, जो हमारा राइट लोअर लीजन होता है, राइट लोअर लोब होता है, वहाँ पे क्या होता है? लीजन का ग्रोथ होता है। तो जो आपका राइट लोअर लोब है, राइट लोअर लोब, उसमें क्या होता है? उसमें जो है लीजन बनता है। उसमें क्या बन जाता है? लीजन फॉर्मेशन होती है। लीजन यानी कि वुंड कह सकते हैं आप, ट्यूमर लाइक ग्रोथ हो जाती है। तो आप कह सकते हैं कि हम इसको क्या कर सकते हैं? क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं। क्लियरली डिफाइंड हो जाता है, क्लियरली डिफाइंड पेरिफेरल लीजन। पेरिफेरल लीजन हमने क्यों बोला? क्योंकि एक साइड में बन रहा है, सबसे नीचे वाले लोब में, इसलिए पेरिफ्री में चला गया। तो पेरिफेरल लीजन, या आप कह सकते हैं राइट लोअर लोब लीजन। राइट लोअर लोब लीजन जो है वो वहाँ देखने को मिलता है। तो क्लियरली डिफाइंड पेरिफेरल लीजन जो है वहाँ क्या होगा? देखने को मिलेगा। इसके अलावा और क्या देखने को मिलता है? तो इसके अलावा आपको जो है जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो वहाँ आपको ग्लैंडुलर अपीयरेंस देखने को मिलेगा। तो ग्लैंडुलर appearance seen under the microscope। क्या? ग्लैंडुलर अपीयरेंस सीन अंडर द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के नीचे आपको क्या देखने को मिलेगा? ग्लैंडुलर अपीयरेंस देखने को मिलेगा। इसके अलावा फोर्थ नंबर क्या रहेगा? तो आप जब क्या कराएंगे? चेस्ट एक्सरे कराएंगे, तो उसमें आसानी से देख सकते हैं। तो इजीली सीन ऑन चेस्ट एक्सरे, इजीली सीन ऑन चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे में क्या कर सकते हैं? आप आसानी से इसको देख सकते हैं। तो इजीली सीन ऑन चेस्ट एक्सरे, चेस्ट एक्सरे पे आसानी से इसको क्या किया जा सकता है? विजुअलाइज किया जा सकता है। किसको? एडिनोकार्सिनोमा को। इसके अलावा और क्या क्या बातें रहेगी?
तो इसके अलावा और क्या रहता है, तो आप क्या इसके अलावा कैसा होता है ये, तो ये हाईली मेटास्टेटिक नेचर का होता है। कैसा होता है ये, हाईली मेटास्टेटिक नेचर का होता है, हाईली मेटास्टेटिक इन नेचर, हाईली मेटास्टेटिक नेचर का होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात रहती है कि ये नॉन स्मोकर में देखने को मिलता है, सीन इन नॉन स्मोकर, नॉन स्मोकर्स के अंदर ये देखने को मिलता है, सीन इन नॉन स्मोकर। जो लोग स्मोकिंग नहीं करते हैं उनके अंदर जो है ये देखने को मिलता है, नॉन स्मोकर के अंदर परसीव होता है। और पेशेंट जो है ये जो है अगर इसका क्या हुआ, मेटास्टेसिस हुआ, अगर इसका क्या हुआ, मेटास्टेसिस हुआ, तो मेटास्टेसिस होके ये कहाँ कहाँ जा सकता है, तो मेटास्टेसिस होके जो है ये कहाँ डेवलप हो सकता है, ब्रेन में, लीवर में, कहाँ डेवलप हो सकता है, मेटास्टेसिस होके ब्रेन में जा सकता है, इसके साथ साथ लीवर में जा सकता है, एड्रिनल ग्लैंड में जा सकता है और बोन में जा सकता है। तो और कहाँ कहाँ जा सकता है, तो मेटास्टेसिस होके ब्रेन, लीवर, एड्रिनल और बोन के अंदर क्या कर सकता है, ये मेटास्टेटिक ग्रोथ कॉज कर सकता है। तो हमने कहा कि हमारे पास सबसे पहला नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर, और उसका पहला टाइप क्या था, तो फर्स्ट टाइप था एडिनोकार्सिनोमा। और हमने कहा ये कैसा होता है, मोस्ट कॉमन टाइप का है, 40 to 50% केसेस में देखने को मिलता है, राइट लोअर लीजन के अंदर, राइट लोअर लोब के अंदर बनता है। इसलिए हमने कहा कि क्लियर डिफाइंड पेरिफेरल लीजन बनता है। यहाँ ग्लैंडुलर अपीयरेंस देखने को मिलता है, जब माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो वहाँ आपको ऐसा लगेगा काफ़ी सारी ग्लैंड एक साथ इकट्ठा हो गई, यानी कि गुच्छे लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। चेस्ट एक्सरे में आप इसको आसानी से देख सकते हैं, हाईली मेटास्टेटिक नेचर का होता है, नॉन स्मोकर में देखने को मिलता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात रहती है, आपको पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा कैंसर का टाइप है जो नॉन स्मोकर में देखने को मिलता है, क्योंकि हमने सबसे बड़ा कारण तो लंग कैंसर का किसको पढ़ा था, स्मोकिंग को पढ़ा था। तो ये किस में देखने को मिलता है, नॉन स्मोकर के अंदर देखने को मिलता है, कौन, एडिनोकार्सिनोमा, कौन, एडिनोकार्सिनोमा। और ये मेटास्टेसिस ग्रोथ करके कहाँ कहाँ जा सकता है, तो ब्रेन में जा सकता, लीवर में जा सकता, एड्रिनल ग्लैंड में जा सकता और बोन में जा सकता है। तो फर्स्ट हमारा है एडिनोकार्सिनोमा। नेक्स्ट दूसरा हमारा रहता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। सेकंड वन इज स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा जो है ये, इसके बारे में अगर बात करें तो क्या है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, तो इसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। तो आप कह सकते हैं कि पुअरली टू मॉडरेट डिफरेंशिएटेड, पुअरली टू मॉडरेट डिफरेंशिएटेड, पुअरली टू मॉडरेट डिफरेंशिएटेड, यानी कि बहुत ही कम से लेके थोड़ा मीडियम क्वालिटी तक आप इसको क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पर इसको डिफरेंशिएट करने के चांस थोड़े क्या रहते हैं, कम रहते हैं। और लगभग 25 to 30% केसेस के अंदर देखने को मिलता है ये, सीन इन 25 to 30% केसेस। 25 से 30% केसेस में आपको कौन सा जो है कैंसर देखने को मिलेगा, तो वहाँ आपको स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा देखने को मिलता है। कौन सा कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। कितने परसेंट केसेस, 25 to 30% केसेस के अंदर। इसके अलावा जो है ये ज़्यादा कहाँ देखने को मिलता है, तो ये मेल में कॉमनली देखने को मिलता है, कॉमनली सीन इन मेल पर्सन, मेल पर्सन में ज़्यादा देखने को मिलता है, कॉमनली सीन इन मेल पर्सन। मेल के अंदर ये जो है ये क्या होता है, ज़्यादा देखने को मिलता है। और कहाँ होता है ये, तो ये जो है आपकी सेंट्रल ब्रोंकाइज होती है उसके अंदर जो है ये ज़्यादातर होता है। तो मोस्टली प्रेजेंट इन सेंट्रल ब्रोंकाई। और ये ज़्यादातर कहाँ होता है, तो जो आपकी सेंट्रल ब्रोंकाई है ना, वहाँ पर क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है सेंट्रल ब्रोंकाई। यानी कि अगर हम डायग्राम बनाया जाए इस तरीके से, तो ये जो आपके लंग्स है ये आपका राइट लंग्स है, ये आपका लेफ्ट लंग्स है ना, ये लेफ्ट लंग्स है, ये राइट लंग्स है। और राइट लंग्स होते हैं, राइट लंग्स जो है उसके 3 लोब होते हैं, राइट लंग्स के 3 लोब होते हैं। तो
यहाँ 3 ही क्या रहती है, ब्रोंकियोल रहती है इस तरीके से। और इधर क्या है, तो यहाँ क्या रहते हैं, 2 लोब रहते हैं। यहाँ कितने लोब होते हैं, 2 लोब रहते हैं, 2 लोब। तो जो आपका स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है ये सेंट्रल ब्रोंकाई होती है, जो सेंट्रल ब्रोंकाई है उस सेंट्रल ब्रोंकाई के अंदर ज़्यादातर क्या रहता है, सिचुएटेड होता है, सेंट्रली होता है, ऐसा कह सकते हैं आप, सेंट्रली, है ना। यानी कि साइड में आपको जो है पेरिफेरली आपको विजुअलाइज नहीं होगा, सेंट्रल साइड के अंदर ये जो है देखने को मिलता है ना। तो सेंट्रली होता है और जो है सेंट्रली होगा ब्रोंकाई के अंदर, और लार्ज ब्रोंकाइज होगी सेंट्रली इन लार्ज साइज ब्रोंकाई, ऐसा भी आप कह सकते हैं कि ये कहाँ होता है, सेंट्रली होता है लार्ज साइज ब्रोंकाई के अंदर। जो सबसे बड़ी ब्रोंकाई होगी उसके अंदर सेंटर के अंदर क्या रहेगा, प्रेजेंट होगा कौन, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। इसके अलावा इसको आप एक्सरे में नहीं देख सकते हैं, नॉट विजुअलाइज इन एक्सरे, आप इसको एक्सरे में सीन नहीं कर सकते हैं, नॉट विजुअलाइज इन एक्सरे, इसको एक्सरे में नहीं देखा जा सकता है क्योंकि ये क्या है, सेंटर में पड़ा है, इसको आप एक्सरे के अंदर विजुअलाइज नहीं कर सकते हैं। जबकि एडिनोकार्सिनोमा जो था उसको हमने क्या कर लिया था, उसको हम एक्सरे में विजुअलाइज कर पा रहे थे, बिकॉज क्योंकि वो कहाँ पड़ा था, वो पेरीफ्री में पड़ा था, और पेरीफ्री में पड़ा था तो वहाँ से हमने क्या कर लिया था, उसको एक्सरे के अंदर जो है विजुअलाइज कर लिया था। इसके अलावा अगर और बातों की अगर और देखें तो ये किसके साथ होता है, तो इसमें मेटास्टेसिस जो है वो कॉमन नहीं रहता है, इसमें जो है मेटास्टेसिस जो है वो कॉमन नहीं होता है। तो मेटास्टेसिस इज अनकॉमन, मेटास्टेसिस कैसा होता है, अनकॉमन टाइप का मेटास्टेसिस रहता है, मेटास्टेसिस कॉमन नहीं होता है। और ये किसके अंदर होता है, तो ये नॉन स्मोकर्स के अंदर भी देखने को मिल सकता है, सॉरी स्मोकिंग के अंदर देखने को मिलता है, जबकि नॉन स्मोकर हमारा किसमें था, एडिनोकार्सिनोमा। तो ये किसके साथ होता है, एसोसिएटेड विद स्मोकिंग, जो लोग स्मोकिंग करते हैं स्मोकिंग के साथ में ये देखने मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि स्मोकिंग के जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें कौन से टाइप का कार्सिनोमा देखने मिलता है, तो वो कौन है, तो वो जो है आपका स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, और जिसका मेटास्टेसिस जो वो अनकॉमन रहता है, एक्सरे में विजुअलाइज नहीं हो पाता है, 25 to 30% केसेज में होता है। सेंट्रली लार्ज जो ब्रोंकाई होती है वहाँ पर सिचुएटेड होता है, सेंटर के अंदर प्लेस्ड रहता है। ऐसी बात हम कर चुके हैं किसके बारे में, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के बारे में। और नेक्स्ट अगर बात करें तो थर्ड जो टाइप रहता है वो हमारा कौन है, तो हमारा रहता है लार्ज सेल कार्सिनोमा। और तीसरा टाइप जो है वो कौन है हमारा, वो हमारा है लार्ज सेल कार्सिनोमा, लार्ज सेल कार्सिनोमा। और यहाँ क्या होता है, तो क्या है ये लार्ज सेल कार्सिनोमा, तो लार्ज सेल कार्सिनोमा में क्या होगा, तो लार्ज सेल कार्सिनोमा जो है, तो लार्ज सेल कार्सिनोमा जो है ये थोड़ा सीवियर फॉर्म का रहता है। तो ये इसको हम क्या कर पाते हैं, इसको हम जल्दी से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो ये क्या रहता है, पुअरली डिफ्रेंशिएटेड होता है। क्या होता है, पुअरली डिफ्रेंशिएटेड टाइप का रहता है। पुअरली डिफ्रेंशिएटेड कितने परसेंट केसेस में देखने मिलता है, तो 15 से 20% केसेस में आपको क्या देखने मिलता है, लार्ज सेल कार्सिनोमा देखने मिलेगा। और इसका जो है कोई स्पेसिफिक पार्ट नहीं है, जैसे हमने कहा था कि जो आपका एडिनोकार्सिनोमा था वो राइट लोअर लीजन में हो रहा था, राइट लोअर लोब में। जो आपका स्क्वेमस था, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा जो था वो आपका जो है सेंट्रली इन लार्ज ब्रोंकाई हो रहा था। जबकि इस लार्ज सेल कार्सिनोमा को कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं है, तो ये कहीं हो सकता है लंग्स के अंदर, तो प्रेजेंट इन एनी वन पार्ट ऑफ लंग्स, या मैं कह सकता हूँ एनी वेयर सिचुएटेड इन लंग्स, लंग्स के अंदर कहीं भी सिचुएटेड हो सकता है। कौन, लार्ज सेल कार्सिनोमा। इसका कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि इसका कोई स्पेशल एरिया हो और वहीं पर ये क्या रहे, प्रेजेंट रहे। तो इसका कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं होता है, ये कहीं भी क्या हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है। मेटास्टेसिस जो है इसका स्लो होता है। इसका मेटास्टेसिस कैसा होता है, तो इसका मेटास्टेसिस दोनों की तुलना में स्लो है। तो इसका मेटास्टेसिस क्या है, स्लो होता है। मेटास्टेसिस इज स्लो, मेटास्टेसिस क्या होता है, स्लो होता है। और अर्ली मेटास्टेसिस, सबसे पहले जो मेटास्टेसिस होगा, अर्ली मेटास्टेसिस कहाँ होगा इसका, तो अर्ली मेटास्टेसिस अकर इन कहाँ होगा, तो ये किसके अंदर होगा, तो देखने मिलेगा आपको किडनी है, लीवर है,
कहाँ कहाँ होगा, तो किडनी में, लीवर में, है ना, किडनी, लीवर, इसके अलावा आपका जो है बाकी ऑर्गन, जैसे क्या है, एड्रिनल ग्लैंड है, तो उन ऑर्गन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। मेटास्टेसिस जो है यहाँ क्या होता है, स्लो टाइप का होता है, जल्दी से ये मेटास्टेटिक ग्रोथ नहीं कर पाता है, धीरे धीरे यहाँ से क्या होगा, मेटास्टेसिस होगा। तो मेटास्टेसिस का मतलब क्या होता है, तो मेटास्टेसिस का मतलब होता है कि एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में पहुँच जाना, है ना, रीच फ्रॉम वन ऑर्गन या वन पार्ट टू अनदर ऑर्गन या पार्ट। एक ऑर्गन या एक पार्ट से दूसरे ऑर्गन या दूसरे पार्ट में पहुंच जाना क्या कहलाता है, मेटास्टेसिस कहलाता है। तो इसका मेटास्टेसिस क्या रहता है, स्लो रहता है। तो इंपॉर्टेंट बात रहती है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात रहती है जो हमारा, हमने अभी भी स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा पढ़ा, तो जो आपका स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है इसमें हमने जो ये लंग्स है, तो जो आपका जो लंग्स है उसके क्या है, जो अपर वाला पार्ट है ना, जो अपर लोब है, इसमें क्या हो जाती है, ट्यूमर लाइक ग्रोथ होती है। क्या हो जाती है, ट्यूमर लाइक ग्रोथ हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं पैंकोस्टास ट्यूमर। ये स्पेसिफिक होता है कि अपर पार्ट के अंदर ही क्या होगी, ग्रोथ होगी, और इस ग्रोथ को हम बोलते हैं पैंकोस्टास ट्यूमर। पैंकोस्टास ट्यूमर या इसी को बोलते हैं सुपीरियर सल्कस। क्या बोलते हैं, सुपीरियर सल्कस। तो पैंकोस्टास ट्यूमर या इसी को हम क्या बोलते हैं, सुपीरियर सल्कस। तो जो है ये काम किस में होती है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में होती है। इंपॉर्टेंट बात रहती है, तो आपको पूछा जा सकता है कि पैंकोस्टास ट्यूमर जो वो किस में होती है, तो आपने बता देना है कि जो आपका स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है उसमें एक ट्यूमर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पैंकोस्टास ट्यूमर। ए ट्यूमर ग्रोथ into the superior lobe of lobe, या मैं बोल सकता हूँ एपेक्स पार्ट ऑफ lungs is known as पैंकोस्टास ट्यूमर। और उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोलते हैं पैंकोस्टास ट्यूमर के नाम से जानते हैं, या आप उसको कह सकते हैं पल्मोनरी सल्कस ट्यूमर भी बोल सकते हैं। उसको क्या बोल सकते हैं, तो उसको बोल सकते हैं आप पल्मोनरी सल्कस ट्यूमर या सुपीरियर सल्कस ट्यूमर। इन नामों से इसको क्या कर सकते हैं, आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। किसको, पैंकोस्टास ट्यूमर को। इंपॉर्टेंट बात रहती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आपको पूछा जा सकता है कि पैंकोस्टास ट्यूमर जो किस में देखने को मिलता है, तो आपने बताना है पैंकोस्टास ट्यूमर किस में होगा। तो पैंकोस्टास ट्यूमर इज सीन इन स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। चलते हैं नेक्स्ट, है ना। तो हमने तीनों टाइप पढ़े। उसके बाद नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, डायग्नोस करेंगे। क्या करेंगे, सॉरी, साइन सिम्टम के बारे में बात करें कि क्लिनिकल फीचर क्या है, जो लंग्स कैंसर है उसका पता कैसे लगाया जाए, उसके क्या क्या साइन सिम्टम होंगे। तो साइन सिम्टम, तो अगर साइन सिम्टम की बात करें तो दो तरीके से हमने साइन सिम्टम को डिवाइड किया। एक अर्ली साइन है, दूसरा हमारा लेट साइन रहता है। अर्ली साइन में कफ विदाउट स्पुटम, यानी कि पर्सन को क्या होगा, कफ होगा, और वो भी कैसे, बिना स्पुटम के। यानी उसमें क्या होगा, शुरुआत में जो कफ होता है उसमें स्पुटम नहीं आता, उसका स्पुटम प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। और ये साइन कितने हैं, तो 100 में से 80% केसेस के अंदर ऐसे ये वाला साइन जो आपको देखने को मिलेगा, कफ विदाउट स्पुटम। इसके अलावा हीमोप्टाइसिस, इसके अलावा क्या देखने को मिलता है, हीमोप्टाइसिस। और हीमोप्टाइसिस जो है लगभग 70% केसेस के अंदर देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है, तो ब्लड विद स्पुटम, स्पुटम के साथ में, या मैं बोल सकता हूँ ब्लड टिंज्ड स्पुटम, ब्लड टिंज्ड स्पुटम देखने को मिलेगा, जिसको हमने बोला हीमोप्टाइसिस। और थर्ड वन जो रहता है वो रहता है डिसनिया। तो पेशेंट में क्या देखने मिलेगा आपको, इनके साथ में आपको डिसनिया देखने मिलेगा। क्या देखने मिलेगा, डिसनिया देखने मिलेगा। और चेस्ट पेन और शोल्डर पेन देखने को मिलेगा। चेस्ट और शोल्डर पेन की कंप्लेन करेगा पेशेंट, चेस्ट एंड शोल्डर पेन, चेस्ट एंड शोल्डर पेन। तो पर्सन में क्या होगा, अर्ली साइन देखने मिलेंगे हमें। और अर्ली साइन में कफ विदाउट स्पुटम 80% केसेस में,
इसके साथ 70% केसेस हीमोप्टाइसिस के, 60% केसेस में डिसनिया देखने को मिलेगा और पेशेंट में चेस्ट पेन और शोल्डर पेन होगा। वहीं मैं बात करूं किसके बारे में, लेट साइन के बारे में अगर बात की जाए तो लेट साइन में पर्सन को बोन पेन होगा, बोन पेन होगा, स्पाइन के अंदर पेन होगा, बोन पेन होगा, स्पाइन के अंदर पेन होगा। इसके अलावा पर्सन के अंदर जो है स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ क्या देखने को मिलेगा, स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन देखने को मिलेगा, स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन, स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन। इसके अलावा पेशेंट के अंदर चेस्ट पेन होगा, क्या होगा, चेस्ट पेन होगा, चेस्ट टाइटनेस होगी, क्या होगा, चेस्ट पेन और चेस्ट टाइटनेस होगा, चेस्ट टाइटनेस है ना। तो चेस्ट पेन होगी, चेस्ट टाइटनेस होगा और पेशेंट में डिस्फेजिया भी डेवलप हो जाएगा। क्या डेवलप हो जाएगा, पेशेंट में डिस्फेजिया डेवलप हो जाएगा। तो ये साइन सिम्टम रहते हैं किसके, लंग्स कैंसर के। कुछ हमने अर्ली साइन पढ़े, कुछ हमने लेट साइन पढ़े। अर्ली साइन जिसमें हमने कहा कि पर्सन को शुरुआत में कफ होती है पर स्पुटम प्रोड्यूस नहीं होता है, हीमोप्टाइसिस होता है, डिसनिया होता है और पर्सन में चेस्ट और शोल्डर पेन होता है। वहीं हमने लेट साइन की बात की और लेट साइन में हमने बोन पेन और स्पाइनल पेन पढ़ा। इसके साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन होने लगेगा, पर्सन में चेस्ट पेन होता रहेगा, पर्सन को चेस्ट में टाइटनेस फील होगी और पर्सन को डिस्फेजिया यानी कि डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग की फीलिंग आती है। तो ये सारे के सारे सिम्टम रहते हैं किसके अंदर, जो पेशेंट है आपका किसका, लंग्स कैंसर के साथ पेशेंट रहता है। अब जब आपको ये साइन सिम्टम देखने को मिले तो आपको डायग्नोस करना पड़ेगा। क्या करना होगा, डायग्नोसिस बनाना होगा। और डायग्नोस के लिए हम क्या करेंगे, तो पेशेंट का चेस्ट एक्सरे कराएंगे। क्या करवाएंगे, चेस्ट का एक्सरे करवाया जाएगा, उसकी हिस्ट्री लेनी है, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। क्या करना है, हिस्ट्री लेनी है, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, एक्सरे करवाना होगा, सीटी एमआरआई करवाएंगे। क्या करवाएंगे, सीटी एमआरआई करवाएंगे और कन्फर्मेटरी टेस्ट बायोप्सी करवाया जाएगा। बायोप्सी इज कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर कैंसरस ग्रोथ। कैंसर की ग्रोथ के लिए कन्फर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट जो रहता है वो कौन रहता है, वो आपका रहता है बायोप्सी रहता है। ये आपको पूछा जाए कि मोस्ट रिलायबल डायग्नोस्टिक टेस्ट, मोस्ट रिलायबल डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो क्या होगा, वो बायोप्सी होगा। और इसके अलावा हम क्या करवाएंगे, तो इसके अलावा FNAC फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी की जाएगी। क्या किया जाएगा, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी टेस्ट करवाया जाएगा, जिसमें एक बिल्कुल पतला सा नीडल डाला जाएगा लंग्स के अंदर और लंग्स के अंदर डालने के बाद वहाँ से क्या है कि जो फ्लूइड है उसको निकाला जाएगा और फ्लूइड को निकाल के उस फ्लूइड को क्या किया जाएगा, उस फ्लूइड के अंदर जो सेल प्रेजेंट होंगी उन सेल की स्टडी करना क्या कहलाएगा, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। जब आप ये सारे टेस्ट कर लिया और अगर आपको कंफर्म हो गया कि पेशेंट को क्या है, लंग्स कैंसर है, तो उसके बाद आपको वहाँ क्या करना पड़ेगा, वहाँ आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। और मैनेजमेंट में दो तरीके के मैनेजमेंट हम करेंगे, एक हम करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट और दूसरा हम करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करोगे, तो मेडिकल यानी कि मेडिसिन से मैनेज किया जाएगा और यहाँ हम क्या करेंगे, रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी काम मिलेंगे। क्या काम मिलेंगे, रेडिएशन और कीमोथेरेपी दी जाएगी, रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी दी जाएगी, कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी। और जो आपका कीमोथेरेपी जो है ये ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस रहता है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर स्मॉल सेल लंग कैंसर, फॉर स्मॉल सेल लंग कैंसर, तो आपने बताना है कौन रहेगा, कीमोथेरेपी रहेगी। तो कीमोथेरेपी और कीमोथेरेपी इज ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर स्मॉल सेल लंग्स कैंसर, है ना। इसके अलावा सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, तो सर्जिकल मैनेजमेंट में हमें क्या करना होता है, तो वहाँ हम क्या करते हैं, रिमूवल करते हैं। तो या अगर कोई सिंगल लोब इफेक्ट है तो हम उस लोब को निकाल देते हैं, जिसको हम बोलते हैं लोबैक्टमी। क्या बोलते हैं, लोबैक्टमी। अगर कोई सिंगल लोब इफेक्ट है तो उस अकेले लोब को निकाल दो, उसको हम बोलेंगे लोबैक्टमी। तो रिमूवल ऑफ अफेक्टेड लोब, अफेक्टेड लोब को रिमूव करना लोबैक्टमी कहलाता है। इसके अलावा बाई लोबैक्टमी की जा सकती है, बाई लोबैक्टमी।
अगर कोई 2 लोब रिमूव है तो 2 लोब यानी कि मोर देन वन अफेक्टेड लोब रिमूव, एक से ज़्यादा अगर अफेक्टेड लोब है उसको निकालो तो उसको हम क्या बोल देंगे, बाइलोबेक्टमी। इसके अलावा एक रहता है सेगमेंटेक्टमी। अगर क्या कर रहे हैं, कोई सेगमेंट रिमूव किया जा रहा है, कोई अफेक्टेड सेगमेंट है और अगर उस सेगमेंट का क्या किया जा रहा है, रिमूवल किया जा रहा है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, सेगमेंटेक्टमी बोल देंगे। इसके अलावा थोरैकोटमी, इसके अलावा क्या, थोरैकोटमी या इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूमोनेक्टमी। क्या, थोरैकोटमी या न्यूमोनेक्टमी। और थोरैकोटमी या न्यूमोनेक्टमी यानी कि थोरेसिक कैविटी को ओपन करके वहाँ से एंटायर लंग रिमूवल ऑफ एंटायर लंग, पूरा का पूरा लंग्स अगर निकाल दिया जाए, रिमूवल ऑफ एंटायर लंग्स, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे न्यूमोनेक्टमी। उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूमोनेक्टमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, न्यूमोनेक्टमी। तो ये सारी की सारी क्या रहता है, ये मैनेजमेंट रहता है किसका, लंग्स कैंसर का। और जो है इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, सर्जरी से मैनेज कर लेंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात रहती है यहाँ कि अगर किसी पर्सन का क्या है कि जैसे क्या है, किसी पर्सन की आपने न्यूमोनेक्टमी कर दिया है, लंग्स रिमूवल कर दिया है, तो उसके बाद नर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उस पेशेंट को क्या करना है, आपने जो अफेक्टेड साइड होती है, जिस साइड लंग्स प्रेजेंट है, जहाँ पे क्या होता है, लंग्स प्रेजेंट होता है, उसी साइड की साइड लाइंग पोजिशन देनी होती है। उस साइड क्या करनी होती है, साइड लाइंग पोजिशन देना होता है, साइड लाइंग पोजिशन, है ना, अपोजिट साइड नहीं देना होता है। नहीं तो क्या हो सकता है, लंग्स जो है वो क्या हो सकता है, अनदर साइड जो प्रेजेंट लंग है वो क्या हो जाएगा, अनदर साइड डिविएट हो सकता है। क्या हो सकता है, अनदर साइड डिविएट हो सकता है। इसलिए आपने क्या है कि पर्सन का जिस साइड का लंग्स प्रेजेंट होता है उसी साइड क्या करनी होती है, साइड लाइंग पोजिशन देनी होती है। ये इंपॉर्टेंट बात रहती है। तो आज का लेक्चर जो है वो हमारा यहीं ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। हम आपके लिए मैक्सिमम वीडियो लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव कंटेंट आपको डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो थैंक यू आपके लिए। और जो है वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको भेजिएगा। और इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा दी गई थी कि बाबा फरीद का एग्ज़ाम होना है जो 2023 का, उसके लिए जो है 6 जून से लाइव ऑनलाइन बैच शुरू किया जा रहा है। लाइव ऑनलाइन बैच जो कि बहुत ही रीज़नेबल फ़ीस के अंदर, बहुत ही कम फीस के अंदर शुरू किया जा रहा है। डेली 3 to 4 आवर की ऑनलाइन क्लासेस रहेगी, 3 to 4 आवर ऑनलाइन क्लासेस रहेगी। और जो है कंप्लीट सिलेबस जो है एग्ज़ाम तक आपको कंप्लीट कराया जाएगा। तो अगर कोई इंटरेस्टेड कैंडिडेट है तो ज्वाइन करने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे इस नंबर पे। सो थैंक यू सो मच।